Hello everyone, welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम. दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर. क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 16 हार्वेस्टिंग रेन की एक्सरसाइजेस की. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हम पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेस की. एक्सरसाइजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सारी वैरायटी कवर होती है, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे वो ग्रामर पार्ट हो या फिर वो ट्रांसलेशन हो. सो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अपनी बुक्स ज़रूर साथ में रखिए. रेडियंस पार्ट 3 एंड प्लीज़ आ जाइए पेज नंबर 158 पे. यहाँ आप देखोगे वही ट्रू एंड फॉल्स वाली कहानी है. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ट्रू एंड फॉल्स करना है, अपने मन से नहीं. इंग्लिश में क्या होता है, कभी कभार हम भावनाओं में बह जाते हैं, है ना. ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लाइफ का तो हम खुद से आंसर दे देते हैं. यहाँ आपको लिटरेचर में पर्टिकुलरली आपके चैप्टर के बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चैप्टर पढ़ा है तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. The islands of Maldives receive rainfall from northwest monsoon. यानी यहाँ पे जो हमें ऑथर है उन्होंने बताया था कि वो मालदीव्स में एक स्कूल में टीचर थे. तो आइलैंड जो है मालदीव्स के, वहाँ पे रेनफॉल कहाँ से आती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून से. तो बेटा अच्छे से पढ़ना है ना, ऐसे नॉर्थ वेस्ट देके टिक कर दिया. वो नॉर्थ वेस्ट नहीं था, नॉर्थ ईस्ट मानसून था और साउथ वेस्ट था. तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये गलत है. ठीक है, तो इन बिटवीन चैप्टर भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ समरी पढ़ के मत जाइएगा. अगर मेरा वो वीडियो आप देखोगे अच्छे से, डिटेल अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका, अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आंसर सही होंगे. चलिए नंबर 2 पे आओ. द पीपल इन मालदीव्स डिपेंड इंटायरली ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर द नीड्स ऑफ वाटर. सो मालदीव्स में जो लोग रहते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है अपने पानी के नीड्स के लिए. सो दिस इज अगेन ट्रू, क्योंकि उनके यहाँ पे बारिश वैसे भी बहुत कम होती थी एंड फ्रेश वाटर की काफ़ी कमी थी, ग्राउंड वाटर भी फिट नहीं था पीने को, इसलिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. ठीक, चलिए नंबर 3. ऑल हाउसेज इन मालदीव्स हैव द स्लॉपिंग रूफ्स मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन. अब पता था मालदीव्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो उसके लिए बेनिफिशियल कंडीशन क्या होती है, जैसे आपकी रूफ्स है वो स्ट्रेट होने की बजाय, स्ट्रेट रूफ कैसी होती है, ऐसी. स्लॉपिंग रूफ्स कैसी रहती है, यूं टेढ़ी. तो हमने पढ़ा था उनके यहाँ पे स्लॉपिंग रूफ्स रहती हैं. कोरुगेटेड आयरन यानी ऐसे नालीदार आयरन, यानी पाइप टाइप के आयरन्स बने होते हैं जिससे पानी अच्छे से नीचे जा सकता है. तो मालदीव्स के सभी घरों में ऐसा होता था. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. नंबर 4. द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर. ऑथर जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां पे पानी राउंड द ईयर यानी साल भर रहता ही था, है ना, भरा हुआ रहता था. तो दिस इज अगेन ट्रू. क्यों? क्योंकि स्कूल का बेटा एरिया बहुत बड़ा होता है, यानी इतनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, एंड जाहिर सी बात है जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा पानी गिरेगा, उतना ज़्यादा पानी जो है टैंक में जाएगा, उतना ज़्यादा सेव होगा, और पानी सेव रहेगा यानी साल भर पानी ही पानी. ठीक है, सो दिस इज अगेन ट्रू. क्लियर है? देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं ना, आप सॉल्व करते टाइम अपने मन में ही खुद से बातें किया करो, है ना. जैसे मैं भी एग्जाम देती हूँ, खुद से बात, अच्छा ये पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट ऐसा था, फिर याद आया, टिक कर गया. तो गलत भी नहीं होगा. हाँ, 3-4 सेकंड ही जाएंगे आपके, बहुत 2-3 मिनट नहीं लगते हैं इसमें. आप 3-4 सेकंड बस कॉन्वर्सेशन करो खुद से, सही आंसर जाएगा बिल्कुल. ठीक है, चलिए 5th लास्ट वाला पढ़ो. रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल. तो नहीं, रेन वाटर भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको कहीं सरकार से वेट करना पड़ रहा है या आपको बोलना पड़ रहा है टैंकर वाले को टैंकर लेके आए. बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं है, इंडिपेंडेबल. एक तो यानी आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा है, आपको डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा किसी पे, है ना. बढ़िया आपके टैंक में पानी सेव रहेगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आओ, पेज नंबर 158 पे आपको दिखेगा थिंक एंड राइट. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब इसके लिए तो आपको चैप्टर अच्छे से लाइन टू लाइन देखना ही पड़ेगा. बिलो आर द स्टेप्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मालदीव्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा होगा, उसकी ये स्टेप्स दी हैं, बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. यानी ये जम्बल्ड है, ऊपर नीचे दी गई है. आपको सही तरीके से समझ के इनको ऑर्डर पे यानी नंबरिंग में डालना है. जैसे पहली स्टेप हुई तो 1, नेक्स्ट उसके बाद जो आएगी 2. तो पहले सारी स्टेप्स एक बार पढ़ना एंड देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर है? आप कुछ 2-3 मिनट ले सकते हैं, इसको एक साथ पढ़िए, नंबरिंग दीजिए एंड देन यहाँ पे आंसर चेक करिए. चलिए नंबर 1 क्या होगा, ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विद स्लॉपिंग रूफ्स मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन. हर नया घर जो बनता है उसमें ऐसे स्लॉपिंग रूफ रहती है और उसमें आयरन, नालीदार आयरन के ऐसे लगे रहते हैं पॉइंट्स. पहला स्टेप ये हुआ. सेकेंड, दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर. ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये रेन वाटर को जल संचयन करने में बहुत ही आइडियल कंडीशन है. थर्ड आता है हमारा, गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड सील्ड ऑफ एट वन एंड. तो बेसिकली अगर आप इसको एक मैं इवन बताऊं ना, डायग्राम के फॉर्म में भी अगर समझोगे, बेसिक सा है ना,
सिंपल सी बात है, जैसे आप स्लोपिंग रूफ वाला आपने घर बनाया मान लो, ठीक है, इस टाइप से आपका घर है, स्लोपिंग रूफ यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ से मान लो बरसों रे मेघा मेघा हो रहा है, अब बारिश, ये मत बोलना मैम पानी लाल कलर का हो गया, अभी समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आयरन की वो बनी हुई है, ठीक है, इससे पानी आ रहा है, आने दो आने दो, ठीक है। यहाँ पानी नीचे जाएगा, यहाँ पे गटर टाइप का बना रहेगा, ठीक है। गटर का मतलब ये मत समझना कि वो गंदा नाला, नाले गंदे ही नहीं होते हैं, अच्छा एक क्लीन टाइप का गटर यानी एक सिस्टम बना होगा नाले जैसा, वो एक पाइप से कनेक्टेड रहेगा, जो पाइप यहाँ पे किससे कनेक्ट होगा, एक टैंक से, है ना। यहाँ पे एक टैंक होगा, वाटर का टैंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो है आपका जितना ज्यादा पानी जो है सेव होता जाएगा, और यहाँ पे मान लो एक नल टाइप का लगा होगा, तो आपको कभी भी जरूरत हो आप यहाँ से पानी ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये पूरी स्टेप्स थी, अब तो लिख सकते हो। थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, द अदर एंड ऑफ द गटर हैज अ पाइप दैट लीड्स टू अ ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट स्टेप, द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इनटू द टैंक। पाइप इसी तरीके से बनता है जिससे वो पानी डायरेक्ट किस में जाएगा, टंकी के अंदर जाएगा। द टैंक हैज अ टैप एट इट्स बेस। टैप यानी टैंक होता है ना, टंकियों के नीचे नल लगा रहता है, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े उस पानी की, वो नल खोल के आप पानी ले सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्या होगा यहाँ पे, सम हाउसेज हैव अ सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप। ये भी एक बात बताई थी, कुछ घरों में उस नल का भी लॉकिंग सिस्टम होता है कि जैसे पूरे टाइम जब बारिश हो रही है तब पानी यूज नहीं करना, फिर जब समर आएगी तभी पानी यूज हो, नहीं तो ऐसे पानी अगर नल मान लो खुला रह गया तो वेस्ट हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। ये सारी स्टेप्स क्लियर हुई, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं वर्ड स्टडी, मेरी यानी पलक मैम की फेवरेट एक्टिविटी पे, पेज नंबर 159। वर्ड स्टडी फेवरेट क्यों है, क्योंकि इससे ना बहुत इंप्रूवमेंट होता है इंग्लिश में, आप स्पेलिंग सीखते हो, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो यहाँ वही दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल। यहाँ वर्ड्स तो दे दिए हैं लेकिन स्पेलिंग गड़बड़ आ गई है, एंड मुझे पता है आप में से बहुत लोगों की स्पेलिंग्स में दिक्कत होती है, तो अभी से इंप्रूव करते हैं। पहला देखो, पहला दिया है एक्सपीरियंस। अब जिसको स्पेलिंग नहीं पता सही कहेगा मैम सही तो है बेटा, एक्सपीरियंस में यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए की जगह ई आएगा, EXPERIENCE। इन स्पेलिंग्स को आप एटलीस्ट देखो, जिस जिस स्पेलिंग में आप गलती करोगे ना उसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखो अपनी नोटबुक में, है ना, और उसको बोलते जाओ। अब कोरुगेटेड, कोरुगेटेड यानी नालीदार, तो कोरुगेटेड में यू आएगा यहाँ पे ए की जगह, CORRUGATED, कोरुगेटेड। नेक्स्ट इज डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी प्रसन्न, यहाँ DI की जगह DE होगा, DELIGHTED, डिलाइटेड। और स्पेलिंग याद नहीं होती है जिनको, उनके लिए एक ट्रिक है, ब्रेक द वर्ड। ब्रेक द वर्ड का मतलब क्या है, डिलाइटेड है, ऐसे याद करो, डी यानी DE, लाइट की स्पेलिंग आती है इड, डिलाइटेड। तोड़ तोड़ के बोलो, तोड़ तोड़ के लिखो। नेक्स्ट इज इनकरेज्ड, इनकरेज्ड में आई की जगह ई आएगा, ENCOURAGED, इनकरेज्ड। नेक्स्ट इज अबंडेंट, अबंडेंट यानी ढेर सारा, यहाँ ई की जगह ए आएगा, ABUNDANT, अबंडेंट। क्लियर है बिल्कुल, चलिए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या है, ए कॉलम में आपको सभी वर्ड्स दिए हैं और बी कॉलम में उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग यानी शब्दों के अर्थ दिए हैं। आपको सही समझ के बस उनको जो है मार्क करना है, कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है। अब एक चीज और, 8th क्लास में आ गए हो तो कृपया करके ये तीर ना बनाए, ऐसे नहीं करना। कैसे करोगे आप, नंबर लिख लो, 1 है, जैसे 1 है यूज, यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, वेरी बिग, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी हो गया। तो सी को कैसे कर दोगे, 1-C, ओके, इस टाइप से आप आंसर लिखोगे। चलो सेकंड क्या हो गया, हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तो डी हो गया, प्रेज्ड। 3 क्या है भाई, सेटअप, सेटअप यानी किसी चीज को लगाना, एस्टैब्लिश करना, तो ए हो गया, टू एस्टैब्लिश। 4 सील्ड अप, सील का मतलब क्या होता है, सील समझते हो ना, पूरी तरीके से बिल्कुल बंद, पैक कर देना, सो कंप्लीटली क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स। एंड 5th इज प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुत सारा, ढेर सारा, यानी अबंडेंट। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, हमने स्पेलिंग्स याद कर ली, हमने मीनिंग्स देख लिए। अब हम आते हैं एक और बढ़िया सी एक्टिविटी पे, पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब क्या करना है, आपने जो चैप्टर पढ़ाया है ना उसमें यहाँ पे हमने ये कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, चैप्टर में आपको इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखने हैं। अच्छा, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, हम एंटोनिम्स कहते हैं, है ना, इन टाइप के वर्ड्स को। एंटोनिम्स यानी क्या, हिंदी में क्या कहते हो, पढ़ते हो ना हिंदी में,
विलोम शब्द, यानी बिग, बिग का एंटोनिम क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, इस टाइप से वर्ड्स हैं आपके चैप्टर में जो दिए हैं उनको ऑपोजिट लिखो। जैसे प्लेंटी का उल्टा क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। प्लेंटी यानी बहुत सारा, शॉर्टेज यानी कम, अभाव। वेट यानी गीला, ड्राई यानी सूखा। एम्प्टी, फिल्ड। ऑलवेज, समटाइम्स। लॉस्ट, फाउंड। लॉस्ट यानी खोया हुआ, फाउंड यानी मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 160। फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 2 3 4 4 वर्ड्स दिए हैं। चैप्टर खोलो, हाँ अभी खोल सकते हो बिल्कुल बुक में। देखो ये वर्ड्स किस लाइन में यूज किए गए हैं और उस सेंटेंस को लिखो। देन इन वर्ड्स को अपने खुद के सेंटेंस, नए सेंटेंस बनाओ। जैसे यहाँ पे क्या दिया था? कलेक्टिंग ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द जून शावर्स, स्पेशली फेसिंग सिवियर वाटर शॉर्टेज ऑल समर वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ये चैप्टर में यूज किया था। अब ये हमने ओन सेंटेंस में, अपने खुद के सेंटेंस, तो आपको ये सेंटेंस कॉपी करने की बेटा जरूरत नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी से खुद के वाक्य बना सकते हैं। दे हैव शॉर्टेज ऑफ फूड राइट नाउ, उनके पास अभी खाने की जो है कमी है। We had thrilling experience on trekking. I experience new things every day. We use groundwater for domestic purposes. क्लियर है? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ग्रामर। ग्रामर, व्याकरण, यानी आपके हर चैप्टर में दिया रहता है कुछ कुछ पार्ट। यहाँ पे आपको दिया है पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स जिन्हें हम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स यानी जिन्हें हम विशेषण के तौर पे यूज करते हैं। भाई विशेषण कौन? फटाफट से रिकॉल करते हैं, वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे अ गर्ल, गर्ल कौन है? एक नाउन है, संज्ञा है। मैंने कहा अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल यानी सुंदर लड़की। तो यहाँ प्रिटी वर्ड ने क्या बताई? नाउन की विशेषता बताई। तो इसे मैं क्या कहूंगी? विशेषण यानी एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? बात रिकॉल हो गई? चलिए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। Collecting water during the June showers, especially after facing severe water shortage, all summer was a thrilling experience. हमें पता है, ये चैप्टर से हमने पढ़ा है। थ्रिलिंग वर्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बेसिकली क्या है? हम काल को ही कहते हैं, टेंस को। अब टेंस कैसे बनते हैं? कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा? वर्ब प्लस ing लगा दो। जैसे क्रिया है थ्रिल, उसमें ing लगा दिया तो क्या बन गया? थ्रिलिंग बन गया। ये किसकी तरह यूज है? यहाँ पे है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये एक विशेषण की तरह एक्ट कर रहा है। बोलो मैम कैसे एक्ट कर रहा है विशेषण की तरह? तो बेटा इसके आगे का वर्ड देखो, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव। हमें पता है, जब हमने नाउन पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया किसे, क्रिया कह रही, संज्ञा किसे कहते हैं भाई? कोई भी किसी का नाम हो गया, जगह हो गई, चीज हो गई, फीलिंग हो गई, है ना, अनुभव हो गया, उसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ एक्सपीरियंस हमारा नाउन है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो थ्रिलिंग यहाँ विशेषता बता रहा है हमारे नाउन की। ऑल्दो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक विशेषण की तरह। क्लियर है? जैसे पास्ट पार्टिसिपल को भी आप यूज कर सकते हो। पास्ट में क्या हो गया? जैसे ब्रेकिंग, ब्रेकिंग न्यूज, वर्ड देखो यहाँ पे, ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज क्या है? एक नाउन है। ब्रेकिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट वाला भी यूज होता है, जैसे मैंने कहा ब्रोकन लेग। लेग क्या है? नाउन। ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे पास्ट पार्टिसिपल्स को भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जिसकी आपकी बहुत सारी लिस्ट आपको दिख सकती है ना। We saw an entertaining movie. I kept the tickets in sealed. तो यहाँ देखो entertaining प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव, सील्ड। ऐसे ही हर सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स क्लियर हैं? अब जैसे कुछ केसेस में देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम वर्ब का यूज किया जा सकता है। जैसे अमेजिंग का अमेज्ड, बोरिंग का बोर्ड, एक्साइटिंग का एक्साइटेड। ये सारे यूज किए जा सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। ओके, यहाँ पे देखो अ ब्रोकन लेग, ये सब फ्रेजेस की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे अ ब्रोकन लेग, अ नोन फैक्ट। अच्छा बोलो मैम फ्रेजेस क्या होते हैं? तुम्हें पता है वाक्य क्या होता है? वाक्य, सेंटेंस जो पूरा मीनिंग निकाले। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। फ्रेज बेसिकली क्या होता है?
कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिनका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा सेंस नहीं होता है, नॉट फुल सेंस। जैसे मैंने कहा अ लॉक्ड डोर, एक बंद दरवाजा, मतलब तो समझ आ गया कि कोई दरवाजा बंद है, लेकिन क्या बंद दरवाजे में क्या क्या करना है, कौन है उसके अंदर, पूरा सेंस समझ नहीं आया लेकिन थोड़ा मतलब आया। तो फ्रेजेस यही होते हैं, जैसे अ लॉक्ड डोर, एन इंजर्ड सोल्जर, अ ब्रोकन प्रॉमिस, ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं। क्लियर है? चलिए, एडवर्ब को भी प्लेस कर सकते हो। एडवर्ब क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब वो जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे अ वेल नोन फैक्ट, अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अ स्लाइटली यूज्ड बुक। यहाँ पे वेल, स्लाइटली, क्लोजली, है ना, हाईली, ये सब क्या है, ये सब है एडवर्ब्स। क्लियर है? चलिए, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जहां आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। आपको दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताया है। कौन से दो वर्ड्स हैं ये? ऑलमोस्ट और नियरली। आपने ये दो वर्ड सुने हैं अपनी लाइफ में, ऑलमोस्ट और नियरली। दोनों का मतलब क्या होता है? आसपास। जैसे ऑलमोस्ट एंड नियरली हैव सेम मीनिंग्स। दोनों क्या बताने के लिए होते हैं? प्रोग्रेस, कि आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैम बस खत्म ही कर लिया है। जैसे ही स्लिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल टू द ग्राउंड, वो फिसल गया और बिल्कुल मतलब ग्राउंड पे गिर ही गया था। ही स्लिप्ड एंड नियरली फेल टू द ग्राउंड, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि नहीं? डिनर इज ऑलमोस्ट एंड नियरली रेडी, बात तो सेम है लेकिन बोलो मैम फर्क क्या है? फर्क छोटा सा ही है। ऑलमोस्ट में क्या होता है ना, थोड़ी ज्यादा नियरनेस है, थोड़ी ज्यादा नजदीकी है एज कंपेयर टू नियरली। जैसे मैंने कहा इट इज नियरली 12 o'clock। अभी टाइम किसी ने मुझसे पूछा, यार मैम टाइम तो बताओ कितना हो रहा है, तो मैंने कहा इट इज नियरली 12 o'clock। तो इसका मतलब क्या होगा? शायद 12:15 बज रहे होंगे, 11:45। लेकिन मैंने कहा इट इज ऑलमोस्ट 12 o'clock, मतलब 11:55, बहुत नियर है। बताओ 12 से कौन पास है, 11:45 या 11:55? तो बोलोगे मैम ऑफ कोर्स सी बात है 11:55। तो इन दोनों में बस इतना फर्क है कि ऑलमोस्ट वर्ड थोड़ी ज्यादा नजदीकी बताता है। क्लियर है? चलिए, अब इतना कुछ समझा है तो अपनी समझ को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। कुछ फिलअप्स हैं, उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 163 पे क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्टिसिपल, यानी सही टेंस से आपको फिल करना है, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको एक क्रिया दिया है, सेंटेंस के हिसाब से उसका सही टेंस लगाइएगा। जैसे पहला आपको करके दिया है, आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द मूवी एंड फेल अस्लीप। अब क्योंकि यहाँ पे वॉज यूज किया है तो हमें इतना कॉमन सेंस है, वॉज कब यूज करोगे? पास्ट टेंस में। तो आई वॉज बोर्ड, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे। नंबर 1, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours आई फेल्ट डैश। फेल्ट है यानी क्या? पास्ट टेंस। आई फेल्ट टायर्ड। लास्ट नाइट आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी। लास्ट नाइट मैंने क्या देखी? एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी। I didn't enjoy watching Godzilla. It was a frightening movie. यहाँ frightening क्यों है? हमें पता है ये एक adjective की तरह act कर रहा है क्योंकि ये क्या है? हमारा एक noun है। My friend was surprised when he saw people wearing sweaters in June in Shimla. Learning a new language is sometimes very frustrating. The children were excited to see the tigers at the circus. नेक्स्ट क्या करना है? अगेन आपको पास्ट पार्टिसिपल से फिल करना है, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल से, करेक्ट आपके हिसाब से वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ब नहीं दिया गया है। नंबर 1, वेयर इज द गोल घर सिचुएटेड। नाउ दिस इज कॉमन सेंस। तुमसे किसी जगह के लिए कोई पूछ रहा है तो क्या बोलेगा? वेयर इज द गोल घर सिचुएटेड। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट ओनली फॉर 5 hours. आई एम सो टायर्ड टुडे. माई रूम इजंट एयर कंडीशनड सो इट्स हॉट इन द समर. I have 2 sisters, one is single, the other is married. Anuj was not in Patna, he came here when he was 6 years old. Many movies are produced or made in Bollywood. Which director was involved in making the movie? Our school bus is always late. Children should not be allowed to watch movies late at night, है ना, मत देखा करो देर रात तक मूवियाँ। And last, Manoj Bajpayee is a well-known actor. Clear है?
पेज नंबर 167 पे करेक्ट टेंस आपको फिर से यूज करना है। अच्छा, ये एक्टिविटी स्किप मत करना बिल्कुल भी। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम हमारे इंग्लिश में दिक्कत आती है, गलतियां आती है, क्यों आती हैं बेटा? एक दिन में कोई दवाई लेके तो इंग्लिश नहीं मिल जाएगी, है ना, कि गोली ले ली आहा कल सुबह इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आपको टेंसेस सही लिखने आ गए ना, उस दिन समझ आना आप इंग्लिश में बहुत आगे लेवल तक बढ़ जाओगे। क्लियर है? तो इन सबको सॉल्व करेंगे अपन। अनिल ran as fast as he could. Just as we reached the station, the train came. You will pass the exam if you try. He waited for his sister until she came. The teacher taught us that green leaves contain chlorophyll. Peter said that it took him an hour to reach the station. पेज नंबर 167 ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको लगाने हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी बेसिकली जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पारस said that he could write the essay. Sabiha told me that she can come. Parvez says that he can sing a Hindi song. I wish that I could buy a new bicycle. चलिए अब आते हैं हमारी, जैसे मैंने कहा था भाई एक्सरसाइज सबका मिलाप है, यानी यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन भी देखने को मिलेगा। कॉम्पोजिशन यानी राइटिंग स्किल्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ वाटर कैन बी सेव थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेटर राइटिंग है। अब किसको लेटर लिखना है? दोस्त को। क्या दोस्त के साथ कोई फॉर्मेलिटी करोगे? बोलो नहीं मैम। तो ये कौन से टाइप का लेटर है? इनफॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर का अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है जो आपको आना चाहिए। देखो राइटिंग स्किल्स में कुछ भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है एंड आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। तो आइए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आएगा हमारा, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, डेट लिखोगे। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि फॉर्मल लेटर नहीं है, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है सैल्यूटेशन दोगे, डियर रवि शुरुआत कर सकते हो, डियर कुछ भी अपना दोस्त का नाम लिख के। फिर इंट्रोडक्शन होगा, होप यू आर कीपिंग वेल, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव लर्न हाउ टू सेव वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर आप उसको समझाना कि टू हार्वेस्ट द रेन वाटर द हाउसेस शुड बी बिल्ट फिटेड विद स्लॉपिंग रूफ्स fitted with corrugated iron that should be attached to a cement tank on the ground having a tap that could be locked। ये आप नॉलेज किससे ले सकते हो? आपके चैप्टर से, क्योंकि आपके चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन है कैसे कर सकते हो जल संचयन, ठीक है। When rain falls on the roof, the rain water is drained to the tank and stored there, ठीक है। I wish you would also try it at your home to save rain water। लास्ट में आप जो है उसको थोड़ा, जैसे आप मानो ना किसी अपने दोस्त को खत लिखोगे तो हालचाल उसका पूछना घर वालों का, कि गिव माई लव टू अंकल एंड आंट वेटिंग ईगरली फॉर योर लेटर। फिर लास्ट में योर्स ट्रूली आप अपना नेम लग सकते हो, अंकित, जो भी नेम हो आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट आपको क्या रखना है, लेटर में फॉर्मेट सही लिखना है, लैंग्वेज सही लिखनी है, ओके। और सही जगह पे, ऐसा नहीं राइट लेफ्ट कर रहे हो, सही फॉर्मेट में आपको लेफ्ट साइड पे सब कुछ लिखना है। क्लियर है? ऑल राइट, कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड किड्स भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। पेज नंबर 167 पे आपको इंग्लिश में दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इजी, इसको अपन देख लेंगे क्योंकि ये हमने चैप्टर में ही पढ़ी है लाइंस, तो आई होप सभी को पता होंगी। आइए इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। क्या आपने कभी बारिश का पानी इकट्ठा किया है? मेरा परिवार बारिश के पानी को बाल्टियों में भरकर जमा करता था और पानी का सदुपयोग होता था। जून की बारिश के दौरान पानी इकट्ठा करना, खासकर पूरी गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने के बाद, एक रोमांचकारी अनुभव था। ओके, जैसा इंग्लिश में था वैसे ही हमने, देखो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया है, तो इस टाइप से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन हमारे चैप्टर का एक और पैराग्राफ है, इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। बारिश के पानी के साथ मेरा रोमांच यहीं नहीं रुका। मालदीव के एक स्कूल में पढ़ाते समय मैंने वर्षा जल संचयन देखा। वर्षा जल संचयन क्या है? यह घरेलू उद्देश्यों के लिए वर्षा जल एकत्र करने की एक विधि है, प्रोसेस है यानी विधि है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दिस वंडरफुल सेशन, आई होप आप सभी को एक्सरसाइजेस में काफ़ी वेराइटी कवर करने को मिली होगी। एंड अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सभी ले सकें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर का MCQ क्विज करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।